नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम 1858 से 1861 का ये अधिनियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी इससे आगे भी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो आपको 5 से 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो इसी टॉपिक पर होंगे। ठीक है, बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन और अच्छे से इसका जवाब भी आपको देना है। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, देखो मैं बता दूं आपको कि जो सीरीज है इसका नाम क्या है। ठीक है, इसका जो नाम है पॉलिटी 50 के रैंक बूस्टर सीरीज। ठीक है, यानी हमारा टारगेट है पॉलिटी से आपका 50,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत के राज्य सचिव के अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, यानी इनमें से कौन सा गलत है हमें ये बताना है। ठीक है, वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, ये बिल्कुल सही है। उसे भारतीय राजस्व पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। उसके निर्णयों को गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था, ये जो है गलत है। ठीक है, ये कथन क्या है, गलत है। तो आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब देखो यहाँ से हम कुछ पॉइंट लिखते हैं 1858 से। देखो इसी अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था, भारत के गवर्नर जनरल को, ठीक है, किसके अंतर्गत, 1858 को जो अधिनियम है इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को, ठीक है, गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को क्या किया गया, भारत का वायसराय बनाया गया। ठीक है, जो गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। ठीक है, भारत का वायसराय वायसराय बनाया। तो ये क्वेश्चन तो पूछा भी गया है। ठीक है, इसलिए याद रखना। अब यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है कि जब बनाया गया तो प्रथम वायसराय कौन थे। ठीक है, फर्स्ट वायसराय कौन थे, तो आप कहेंगे कैनिंग। ठीक है, क्या कहेंगे आप कहेंगे कैनिंग। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा कि जो रानी विक्टोरिया थी इनका घोषणा पत्र किसके द्वारा कब और कहाँ पढ़ा गया था। ठीक है, तो ये लाइन जरूर याद कर लेना, कब और कहाँ पढ़ा गया था। ठीक है, तो समझते हैं इसको कब और कहाँ। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं कब और कहाँ। ठीक है, और पढ़ा किसके द्वारा गया था, कैनिंग के द्वारा। ठीक है, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो देखो पढ़ा जो गया था वो इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में। ठीक है, कब की बात करें तो 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर 1858 में। ठीक है, इस चीज को याद रखना, क्या था ये, आप कहेंगे घोषणा पत्र। ठीक है, घोषणा पत्र। यहां से ये लाइन याद रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे और याद रखना है, इसी एक्ट के द्वारा 1858 के द्वारा, ठीक है, इसी के द्वारा क्या किया गया, निदेशक मंडल एवं नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया। ठीक है, हमें पिछली क्लासों में ये चीजें जानने को मिला था, यानी हमने आपको पिछली क्लास में बताया था नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसी एक्ट के द्वारा, ठीक है, इसी एक्ट या अधिनियम, ठीक है, एक्ट के द्वारा क्या किया गया, नियंत्रक मंडल। ठीक है, या फिर आप पहले लिख लें निदेशक मंडल। ठीक है, निदेशक मंडल, निदेशक मंडल एवं नियंत्रक मंडल। ठीक है, नियंत्रक मंडल, इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्रॉस लगा दे रहा हूँ, आप समझ के क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे एक नया पद बनाया गया था, भारत सचिव। ठीक है, एक नया पद यहाँ लिख लो, और एक नया पद, और एक नया पद भारत सचिव। ठीक है, भारत सचिव, भारत सचिव बनाया गया, या आप लिखेंगे बनाया। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना, भारत सचिव बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे और लिखेंगे, इसकी सहायता के लिए क्या किया गया था, ये जो भारत सचिव है इसकी सहायता के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इसकी सहायता के लिए, इसकी सहायता के लिए, सहायता के लिए यहाँ पे क्या किया गया, भारतीय परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, किसका गठन, भारतीय परिषद का गठन, यहाँ पे लिखेंगे भारतीय परिषद का गठन।
क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इस परिषद में कितने सदस्य थे, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इसमें कितने सदस्य थे, तो आप कहेंगे टोटल इसमें 15 सदस्य थे, ठीक है, कितने, 15 सदस्य थे, इस चीज को याद रखना, 15 सदस्य, जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन से चुने जाते थे और 7 सदस्य कंपनी के डायरेक्टर द्वारा, ठीक है, ये चीज याद रखना। 15 में से 8 सदस्य कहाँ से, तो आप कहेंगे ब्रिटिश क्राउन से, और जो बाकी 7 सदस्य हैं ये कहाँ से, तो आप कहेंगे कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा चुने जाते थे, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1858 के अधिनियम के अंतर्गत भारत परिषद के बारे में सही कथन चुनिए, ठीक है, यानी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, तो हमें सही कथन चुनना है, ठीक है। तो इसमें 15 सदस्य होते थे और सभी निर्वाचित थे, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। 15 सदस्य तो होते थे लेकिन सभी निर्वाचित नहीं होते थे, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। इसके कुछ सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाते थे, हाँ ये बात सही है, कुछ सदस्य मतलब कितने, 8 सदस्य नियुक्त किए जाते थे, ठीक है। हम अगला भी देख लेते हैं। इसका मुख्य कार्य केवल न्यायिक सलाह देना था, ये भी गलत है। इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं थे, ये भी गलत है, ठीक है। यानी आपका राइट क्या हो गया, ऑप्शन बी। अभी अभी आपको मैंने ये बताया भी था कि ब्रिटिश क्राउन से कितने, 8 सदस्य थे, 7 सदस्य कहाँ थे, कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा चुने जाते थे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1858 का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। मैंने यहाँ पे कई पॉइंट आपको क्लियर किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे याद रखना, इसका मुख्य उद्देश्य था ईस्ट कंपनी के शासन को समाप्त करना, ठीक है। क्या उद्देश्य था, ईस्ट कंपनी के शासन को समाप्त करना, तो इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन, 1858 के अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल को किस नई उपाधि से जाना जाने लगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस अधिनियम के बाद किस नई उपाधि से जाना जाने लगा, तो आप कहेंगे वायसराय, ठीक है, किस उपाधि से, तो आप कहेंगे वायसराय, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन 1858 के अधिनियम द्वारा किया गया, ठीक है, तो कौन सा परिवर्तन था, द्वैत शासन की स्थापना, नहीं ये गलत है। कंपनी का उन्मूलन और क्राउन का सीधा नियंत्रण, हाँ ये सही है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ क्राउन से जो भारत परिषद था उसमें 8 सदस्य चुने जाते थे, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत की परिषद के सदस्य, कौन सी परिषद, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, यानी राज्य की जो सेक्रेटरी है, ठीक है, इस परिषद की सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या थी, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो अधिकतम संख्या तो सभी को पता है 15, ठीक है, अधिकतम संख्या कितनी थी, 15 थी, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1858 के अधिनियम के अनुसार भारत के प्रशासन का अंतिम नियंत्रण किसके पास था, ठीक है, तो इसका जो अंतिम नियंत्रण था वो किसके पास था, ब्रिटिश सम्राट के पास, ठीक है, किसके पास, ब्रिटिश सम्राट के पास था, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1858 के अधिनियम के तहत भारतीय सेना का नियंत्रण किसे सौंपा गया था, ठीक है, तो ये किसे सौंपा गया था, तो आप कहेंगे ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है, इसलिए याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन, 1858 के अधिनियम के तहत कौन सा पद समाप्त कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए वो कौन सा पद था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1858 के अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव की नियुक्ति कौन करता था, ठीक है, तो जो भारत सचिव की नियुक्ति करते थे वो कौन थे, ब्रिटिश सम्राट थे, ठीक है, कौन थे, ब्रिटिश सम्राट थे, इस चीज को याद रखना। अगर आपको ये डिटेल्स में पढ़नी है सारी चीजें, ठीक है, तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां पे आप इसको थ्योरी बेस्ड, कंप्लीट थ्योरी बेस्ड पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग से, अभी न्यू ही सीरीज स्टार्ट किया हूँ, ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन,
1858 के अधिनियम के बाद भारतीय प्रशासन के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो आप कहेंगे प्रशासन ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसके द्वारा क्या हुआ था? प्रशासन ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1858 के अधिनियम के तहत काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या था? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? इसका मुख्य जो कार्य था वो क्या था? भारत सचिव को सलाह देना। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्या था? भारत सचिव को सलाह देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1858 से ये भी क्वेश्चन है, याद रखना। 1858 के अधिनियम के बाद भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की गई थी? तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए था। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी। ठीक है, औपनिवेशिक, इस चीज को याद रखना बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन 1858 के अधिनियम के अनुसार भारत सचिव को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त थी? ठीक है, तो किस प्रकार की शक्ति प्राप्त थी? तो आप कहेंगे कार्यकारी और प्रशासनिक दोनों शक्तियां प्राप्त थी। ठीक है, क्या था? दोनों शक्तियां प्राप्त थी। अगला क्वेश्चन 1858 के अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत में कौन सी ऐतिहासिक घटना के बाद परिवर्तन हुआ था? ठीक है, तो ऐतिहासिक घटना के बाद क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो ये तो आप भी को पता है अच्छे से, 1857 का जो विद्रोह हुआ था। ठीक है, और इस विद्रोह को मैंने डिटेल्स में आपको वीडियो की फर्स्ट वीडियो में ही बता रखा हूँ। ठीक है, इस चीज को याद रखना। आप पढ़ते हैं हम 1861 का एक्ट। ठीक है, इस एक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से सिर्फ 5 क्वेश्चन है। 1861 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, ये कैसे क्वेश्चन है? टॉप क्वेश्चन है। चले, इसने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दी। ठीक है, क्या कह रहा है? अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दी। हाँ, ये बात सही है। ठीक है, ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसके कुछ पॉइंट लिख देते हैं। ठीक है, इस एक्ट को एक अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या नाम है? तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए इसको जरूर लिख लेना। ठीक है, इस एक्ट को सहयोग की नीति, ठीक है, किसकी नीति? सहयोग की नीति। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। और दूसरा अगर हम कहें तो दूसरा है उदार निरंकुशता। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? उदार निरंकुश निरंकुशता। ठीक है, तो ये दो नाम अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दी। हाँ, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, इन अतिरिक्त सदस्यों को केवल भारतीयों में से चुना जाना अनिवार्य था। ये बात गलत हो गई यहाँ पे। ठीक है, विधायी कार्यों के दौरान परिषद का विस्तार किया जा सकता था। ठीक है, हाँ ये बात भी सही है। क्या किया है? किया जा सकता है, यानी आपका एक सही और 3 सही। ठीक है, ऑप्शन कहाँ पे है ये? ऑप्शन बी, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, इस चीज को याद रखना और बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1861 के अधिनियम के तहत नामित भारतीयों को परिषद में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश नीतियों के प्रति सहयोग और वैधता बढ़ाना। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के संदर्भ में, ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम के बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, इसके बारे में क्या करना है? सही कथन चुनना है। तो इसे पहली बार इसी अधिनियम द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई। हाँ, ये बात सही है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, इससे क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। यह प्रणाली लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई थी। हाँ, ये भी बात सही है, इन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके तहत प्रत्येक सदस्य को अलग अलग विभाग सौंपा गया। हाँ, ये भी बात सही है, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही, उपर्युक्त सही। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? उपरोक्त सभी, इसलिए ये कोई ऑप्शन सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 1861 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। यह शक्ति किस स्थिति में प्रयोग की जा सकती?
देखो कितना लेवल, देखो क्वेश्चन का लेवल, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेना है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं जिया से, लेकिन स्टार लगाने का मतलब आप ये टॉपिक जहां से ना उसकी थ्योरी वहां पे पढ़ लें अच्छे से, ठीक है। ये चीज को याद रखना। तो केवल संसद की अनुमति से, तो ये भी गलत है, ठीक है। इस चीज को आप भी आंसर कर सकते हैं। जब विधायी परिषद सत्र में ना हो और तत्काल आवश्यकता हो, हाँ ये बात सही है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1861 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान विकेंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम माना जाता है, ठीक है। किसकी दिशा में? विकेंद्रीकरण की दिशा में, ठीक है। तो हमको तो ऑप्शन बी दिख गया, प्रांतीय सरकारों को विधायी शक्तियां वापस देना, तो ये सही भी है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही भी है, इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन, 1861 के अधिनियम के संदर्भ में विधायी परिषद की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसमें क्या गया, कौन सा कथन सही है? तो देखो ये भी ऑप्शन बी है, यह केवल सलाहकार निकाय थी जिसकी शक्तियां सीमित थी। हाँ ये बात सही है। ये क्या थी? ये एक सलाहकार समिति थी, ठीक है। सॉरी, सलाहकार निकाय कहेंगे, ठीक है, निकाय जिसकी शक्तियां सीमित थी, ठीक है। क्या था? सीमित था, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 1861 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। हमें क्या बताना है? गलत बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करना है? बिल्कुल गलत। छठे का क्या हुआ? छठे का को जो है निम्नलिखित अधिनियम, मतलब हाँ ये सही है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 1861 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आप पूछा हमसे कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो वह किसी भी विधेयक को निरस्त कर सकता था, ये तो बात सही हो रही है, ठीक है, और हमारे लिए गलत हो रही है। उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, हाँ ये भी बात सही है, लेकिन हमारे आंसर के लिए गलत है, क्योंकि हमें कौन सा बताना है? गलत बताना है, ठीक है। वह परिषद की सहमति के बिना कोई कानून नहीं बना सकता था, मतलब उसको सहमति लेनी थी, नहीं ये भी गलत है, ठीक है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ही बताना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के तहत प्रांतीय विधायी परिषदों के पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। जो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण थी उसको बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, 1861 के अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे पहली बार विधायी प्रक्रिया में शामिल किया गया, ठीक है। तो पहली बार किसे शामिल किया गया था? तो आप सभी को पता है, नामित गैर सरकारी सदस्य जो थे उनको शामिल किया गया था, ठीक है। गैर सरकारी सदस्य जो थे उनको, लेकिन वो नामित थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1861 के अधिनियम के संदर्भ में नॉमिनेशन सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था, ठीक है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था वो क्या था? ऑप्शन सी था, क्योंकि हमने पढ़ा सीमित और नियंत्रित भागीदारी के माध्यम से औपनिवेशिक शासन को वैधता देना, ठीक है। ये ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 1892 के एक्ट को, ठीक है, और यहाँ से बनने वाले वो सभी इंपॉर्टेंट और प्यारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, ठीक है। यानी ये पूरा एक्ट कवर हो जाएगा, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने आपको यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, 1892 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन, अच्छे से पढ़ना है, इसने विधायी परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की। हाँ ये बात सही है, ठीक है। क्या हुआ? इसने वृद्धि किया, ठीक है, यानी पहला आपका सही है। इसने प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था शुरू की, नहीं ये बात गलत है, ठीक है। यानी आपका राइट आंसर तो जहां जिसमें एक है वो हो गया, नहीं आपका ये कट गया, इसमें एक है ही नहीं। इसने सदस्यों को, और आपका दूसरा गलत हो गया, तो दूसरा जिसमें है वो काट दो, ठीक है। तीसरा आपका बिल्कुल ऐसे भी सही हो गया, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1892 के अधिनियम के तहत चुनाव की व्यवस्था वास्तव में किस रूप में थी, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वास्तव में किस रूप में थी? तो आप कहेंगे नामांकन के आधार पर, ठीक है, जिसमें सिफारिश की भूमिका थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन, 1892 के अधिनियम के अंतर्गत
विधायी परिषदों के सदस्यों को कौन सा नया अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो कौन सा नया अधिकार प्राप्त हुआ है, इस चीज को अच्छे से समझना है। ठीक है, इसका भी बजट पर चर्चा करने का अधिकार। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट याद कर लो। ठीक है, 1892 से देखो, इसके माध्यम से क्या हुआ था, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यहाँ लिख लेना। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली शुरू हुई। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली शुरू हुई। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे रखना है कि भारतीयों को क्या हुआ, भारतीयों को बजट पर, ठीक है, भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। ठीक है, प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। ठीक है, ये चीज याद रख लेना, प्रश्न पूछने का क्या हुआ, अधिकार मिला। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बहस करने का भी अधिकार मिला था। ठीक है, बहस करने का भी अधिकार मिला, बहस करने का भी अधिकार मिला। ठीक है, हम हर एक्ट से संबंधित सभी पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो आपका सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 1892 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, तो आपको पता है हाँ ये दिया गया था। ठीक है, अगला, बजट पर मतदान का अधिकार नहीं था। हाँ, ये बजट पे मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, ये चीज भी सही है। परिषद की संरचना का विस्तार किया गया था। हाँ, विस्तार किया गया, क्योंकि आपको बताया है अभी मैंने, आपको वृद्धि की गई थी। ठीक है, परिषद के सदस्यों की वृद्धि की गई थी, अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, ये भी सही है। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति थी, ये गलत हो गया। ठीक है, देखो, प्रश्न पूछने की अनुमति थी, इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो ये गलत है। ठीक है, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, और इसमें क्या बता रहा था, इसमें बता रहा अनुमति थी। ठीक है, इसलिए आपका ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला आंसर, सॉरी, अगला क्वेश्चन, इस सीरीज को फॉलो कर लेना, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस सीरीज को जरूर फॉलो करना। ठीक है, 1892 के अधिनियम को प्रारंभिक प्रतिनिधित्व की दिशा में कदम क्यों माना जाता है। ठीक है, प्यारा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया, नहीं। क्योंकि इसमें पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, ये भी गलत। क्योंकि इसमें नामांकित सदस्यों के चयन में भारतीय संस्थाओं की सिफारिश शामिल की गई। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम अगला क्वेश्चन, जो 1909 का अधिनियम है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, इसने विधायी परिषदों के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि की। ठीक है, क्या किया इसने, उल्लेखनीय वृद्धि की थी। ठीक है, तो क्या ये सही है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें भी वृद्धि की गई थी। ठीक है, इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की थी, तो क्या इसने शुरुआत की थी, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल की थी, तो ऑप्शन दूसरा भी सही है। इसने कार्यपालिका की विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया। कार्यपालिका जो है उसको इसने क्या किया, विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया, तो क्या ये बात सही है, तो आप कहेंगे ये बात गलत हो गई यहाँ पे। ठीक है, यानी आपका 1 और 2 सही है। 1 और 2 कहाँ पे है, ये ऑप्शन ए। ठीक है, इस चीज को याद रखना और इसे बहुत ध्यान से पढ़ना भी है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब समझते हैं 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं हम, इसे हम पढ़ेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं सेपरेट। ठीक है, इलेक्टोरेट। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पृथक निर्वाचक मंडल। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, पृथक निर्वाचक मंडल। ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल, इस चीज को याद रखना। तो आप क्या कहेंगे, 1919 के अधिनियम के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट का वास्तविक अर्थ क्या था। ठीक है, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या था, इस चीज को बहुत अच्छे से याद करना, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। ठीक है, तो सभी वर्गों के लिए समान चुनाव, नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, ये क्या है,
ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। केवल अंग्रेजों के लिए चुनाव, ये भी बात क्या है, गलत है। किसी विशेष समुदाय के मतदाता केवल उसी समुदाय के उम्मीदवार को चुनते हैं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। और डी भी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधायी परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। केंद्रीय विधायी परिषद के संबंध में ये चीज याद रखना, ठीक है। तो कौन सा सही है, इसमें निर्वाचित सदस्यों को पूर्ण बहुमत दिया गया, नहीं। इसमें आधिकारिक बहुमत बना रहा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें केवल भारतीय सदस्य थे, गलत। इसमें कोई नामित सदस्य नहीं था, ये गलत, क्योंकि इसमें नामित सदस्य था, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। 1919 के अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो इसके तहत कौन सा परिवर्तन हुआ था, तो आप सभी को पता है, पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्ट, ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ चीजें जान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। इस 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसका एक अन्य नाम है, ठीक है। उसका अन्य नाम क्या है, यहाँ पे लिखते हैं और समझते हैं। अन्य नाम, ठीक है। अन्य नाम को हम याद भी रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो। बहुत अच्छे से चीजों को लिखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार कानून, ठीक है, सुधार कानून। तो ये इसका नाम है जो कि आपको याद रखना है बहुत ध्यान से, ठीक है। ये इसका, सॉरी, यहाँ से मार्ले मिंटो सुधार कानून, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, यहीं से एक चीज और याद रखना कि इसी एक्ट के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई थी। कैसी प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई थी, ठीक है। तो एग्जाम में जब पूछेगा कहाँ से शुरू हुई थी, तो आप बताएंगे यहीं से हुई थी, ठीक है। शुरू हुई कहाँ से, 1909 से, ठीक है, यहाँ से। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अब यहीं पे एक पॉइंट और याद रख लेना कि भारत में पहली बार, ठीक है, क्या हुआ, भारत में इसी एक्ट के द्वारा, ठीक है, ये चीज जरूर समझना आप। भारत में पहली बार, ठीक है, भारत में पहली बार क्या हुआ, सामुदायिक निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई। कैसी, सामुदायिक, ठीक है, सामुदायिक निर्वाचन, ठीक है, सामुदायिक निर्वाचन, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम निर्वाचन, ठीक है, प्रणाली शुरू हुई, प्रणाली शुरू हुई, प्रणाली शुरू हुई, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद कर लेना इसी वक्त, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, ठीक है, क्या हुआ, भारतीयों को, ठीक है, भारतीयों को बजट पर, बजट पर बहस करने का, बहस करने का, बहस करने का क्या हुआ, अधिकार मिला, ठीक है, अधिकार मिला। ये चीज याद रखना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हम अच्छे से। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत गैर सरकारी सदस्य के बारे में कौन सा कथन सही है, जो गैर सरकारी सदस्य हैं, ठीक है, उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो ये जो थे ये आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित थे, ठीक है, ये गैर सरकारी सदस्य। तो आपका ऑप्शन बी, सॉरी बी नहीं, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, क्या हुआ, ये पूछा गया, इस चीज को याद रखना, इंपॉर्टेंट है और ये पीवाईक्यू भी है। 1919 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है हमें वो देखना है। तो इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को संस्थागत रूप दिया, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, तो ये गलत तो हो ही नहीं सकता। इसने विधायी परिषदों को अधिक चर्चा का अधिकार दिया, हाँ ये भी बात सही है। इसने जिम्मेदार सरकार की स्थापना की, ये बात गलत हो गई और हमें बताना क्या है, गलत ही बताना है। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन का ही चुनाव करना था। अगला क्वेश्चन। 1919 के अधिनियम के तहत सदस्यों को कौन सा नया अधिकार मिला, ठीक है, इसके तहत क्या हुआ, कौन सा नया अधिकार मिला था, ठीक है। तो इस पे जो अधिकार आपको मिला था वो क्या था, पूरक प्रश्न पूछने का, ठीक है। ये चीज अभी आपने पढ़ा भी है अच्छे से, ठीक है। कैसा, तो आप कहेंगे पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, ठीक है, जो कि
हम जब पढ़ रहे थे कौन सा 1892 का एक्ट, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम 1892 का जब एक्ट पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था, ठीक है। तो वो ये कहाँ पे मिला है, ये 1909 में मिला है, ठीक है। ये चीज अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन, 1909 के अधिनियम के संदर्भ में, ठीक है, ये क्या है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, यानी जिसे हम सुधार कहते हैं, ठीक है, मिंटो, ये चीज अच्छे से याद रखना, ठीक है, इसे मार्ले कहते हैं या मॉर्ले, ठीक है। तो ये नाम है इसका, तो नाम किसके कारण पड़ा था, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये जो लॉर्ड मिंटो हैं और लॉर्ड मॉर्ले, इन्हीं के नाम पे पड़ा था, इसीलिए क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद कर लेना 1909 से, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, ये जितने भी पॉइंट मैं आपको लिखा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लिखना है कि भारत परिषद में, जो भारत परिषद थी, ठीक है, भारत परिषद, भारत परिषद में, ठीक है, इसमें क्या हुआ, भारत परिषद में क्या हुआ था, भारतीयों को शामिल किया गया, ठीक है, क्या किया गया, भारतीयों, एक मिनट यहाँ पे हम थोड़ा पेन पतला करते हैं, ठीक है, भारतीयों को क्या किया गया, भारतीयों, ठीक है, शायद और भी, भारतीयों, ठीक है, भारतीयों को शामिल किया गया, भारतीयों को क्या किया गया, शामिल किया गया, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो जो शामिल हुए वो कौन हुए, 2 लोग, नाम बताएं आप, तो आप क्या कहेंगे, केसी गुप्ता, ठीक है, नाम याद रखना, कौन थे, केसी गुप्ता। दूसरे तो बहुत अच्छे से याद रखना, सैयद हुसैन, सैयद हुसैन, ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है, बिलग्रामी। तो ये चीज अच्छे से याद रखना, ठीक है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से ये चीजें याद होंगी आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 1909 के अधिनियम के परिणाम स्वरूप, ठीक है, 1909 के अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीति में कौन सी प्रवृत्ति मजबूत हुई, ठीक है। तो कौन सी प्रवृत्ति मजबूत हुई, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आप पता है सांप्रदायिकता, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1909 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विधायी परिषदों के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इनके संबंध में कौन सा कथन सही है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो जो ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल सही है, इनमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो सकता था, ठीक है। बाकी ये क्या है, ये गलत है, ठीक है, उनमें चुनाव, ये भी गलत है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अब हम 1919 की बात करेंगे, जो 1919 का अधिनियम है, यहाँ से इसको भी हम बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। चले, इसमें कुछ समझ सकते हैं आप, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी इसी के द्वारा, ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो 3 पॉइंट तो आपको यहीं पे याद हो गए होंगे। अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। 1919 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की, बिल्कुल सही, अभी अभी आपने पढ़ा। इसने केंद्र में जिम्मेदार सरकार स्थापित की, तो इसने क्या केंद्र में जिम्मेदार सरकार स्थापित किया था, तो आप कहेंगे नहीं किया, ठीक है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसने विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया, अच्छा ये बात सही है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे, ये बात सही है, ठीक है। तो आपका 1 और 3 सही है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। 1919 के अधिनियम के तहत, ठीक है, अच्छा इसको क्या पढ़ते हैं, बहुत से लोग इसे गलत पढ़ते हैं, इसे क्या कहते हैं, डायरकी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डायरकी, ठीक है, इसे बहुत लोग डायरची कहते हैं, डायरची, ठीक है, जो कि गलत है बिल्कुल, ठीक है, ये सही है आपका, ये चीज याद रखना, यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप भी दें। तो इसे डायरकी कहते हैं, तो इस अधिनियम के तहत डायरकी का सही अर्थ क्या है, तो जो सही अर्थ है वो 2 प्रकार के शासन, एक आरक्षित और एक हस्तांतरित विषय, ये भी अभी आपने पढ़ा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आरक्षित विषय था, आरक्षित विषय अब हमसे पूछ रहा है, तो ये तो आपको पता ही है, आरक्षित विषय क्या था, पुलिस का था, ठीक है, ये याद रखना, आरक्षित विषय क्या था, पुलिस का था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरित विषय था, लो हस्तांतरित विषय आ गया, ये भी क्वेश्चन वैसे है वन लाइनर, तो हस्तांतरित विषय शिक्षा था, ठीक है,
शिक्षा। 1919 के अधिनियम के तहत केंद्र में किस प्रकार की विधायिका स्थापित की गई थी? ठीक है, तो ये किस प्रकार की विधायिका थी? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 सदनीय विधायिका थी। ठीक है, कैसी? 2 सदनीय विधायिका थी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय विधायिका के 2 सदनों के नाम क्या थे? इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, तो जो वो थे, मतलब क्या, विधायिका के 2 सदन जो थे उनका नाम क्या था? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाने का ज्यादा चांस है। ठीक है, तो आप कहेंगे विधानसभा और राज्य परिषद, विधानसभा और राज्य परिषद। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के संबंध में कौन सा कथन सही है? गवर्नर जनरल के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसके पास वीटो और अध्यादेश की शक्ति थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही है, उसके पास वीटो और अध्यादेश की शक्ति थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम के तहत मताधिकार के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, मताधिकार के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सीमित और योग्यता आधारित मताधिकार। ठीक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आप ऑप्शन पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये ऑप्शन सही हो सकता है। देखो, यहाँ मताधिकार की बात की गई, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, देखो यहाँ से कुछ आंसर नहीं पकड़ में आ रहा। केवल महिलाओं को मताधिकार, यहाँ से भी कुछ नहीं पकड़ में आ रहा है। केवल अंग्रेजों को मताधिकार, ये बिल्कुल ही अलग है। सीमित और योग्यता आधारित मताधिकार, ये बिल्कुल लाइन क्लियर हो रही है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1919 के अधिनियम के तहत किस संस्था की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो वो कौन सी संस्था है जिसकी स्थापना की गई थी? तो आप क्या कहेंगे? पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखना। 1919 एक्ट के माध्यम से, एक्ट के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1919 का अधिनियम जो है, ठीक है, यहाँ पे एक पेन थोड़ा चलो ठीक है, हाथ से बता देते हैं। 1919 का जो अधिनियम है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। 1919 के अधिनियम के तहत जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन सी। ठीक है, 1926 में इसकी स्थापना हुई, ये चीज को याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम के तहत फिर वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसे आपने क्या पढ़ा था? इसे आपने क्या पढ़ा था? जल्दी इसको कमेंट करें आप। इसे आपने क्या पढ़ा था? जल्दी कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको हमसे जरूर बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, तो इसे फटाफट कमेंट करके बताएं, इसे क्या पढ़ा था? तो आप कहेंगे सेपरेट। ठीक है, सेपरेट इलेक्ट इलेक्टोरेट। ठीक है, इलेक्टोरेट, ये पढ़े। ठीक है, देखो पेन जो है, पेन क्या हुआ, उसकी जो क्षमता है खत्म हो गई, इसलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? इसका राइट आंसर क्या होगा 11 का? केवल मुस्लिम नहीं, ये बात गलत है। ठीक है, 11 का पहला क्या है? बिल्कुल गलत है। मुसलमान और सिख, ये भी गलत है। ठीक है, मुसलमान, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन आदि, हाँ ये बात सही है। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम के संदर्भ में, ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? तो आंशिक रूप से लागू हुई। हाँ, ये बात सही है। ये कैसी थी? आंशिक रूप से लागू हुई थी, इसलिए बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम के तहत बजट के संबंध में कौन सा कथन सही है? बजट के संबंध में। ठीक है, तो जो बजट के संबंध में कथन सही है वो कौन सा है? बजट पर चर्चा और आंशिक मतदान संभव था। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम के अनुसार रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स किसके नियंत्रण में थे? ठीक है, ये किसके नियंत्रण में थे? तो आप कहेंगे ये बिल्कुल ही बिल्कुल गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के नियंत्रण में थे। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, 1919, ठीक है, 1919 के अधिनियम के अनुसार, ठीक है, ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट किसके अधीन थे? स्थानांतरित, जो कि आपने क्वेश्चन किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किसके अधीन है? तो आप कहेंगे भारतीय मंत्री के अधीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम के तहत किस आयोग का प्रावधान किया गया था? ठीक है, तो किस आयोग का प्रावधान किया गया था, ये चीज आपको बतानी है। तो आप कहेंगे साइमन आयोग का। ठीक है, किसका? तो आप कहेंगे साइमन आयोग का। अगला क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम के अनुसार केंद्र में किस प्रकार की सरकार थी?
तो जो केंद्र में सरकार थी वो कैसी सरकार थी? गैर जिम्मेदार सरकार। ठीक है, कैसी सरकार थी? गैर जिम्मेदार सरकार थी। अगला क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की विफलता का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, इसकी विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो आप कहेंगे भारतीयों की कमी। नहीं, ये बात नहीं, ये बात गलत है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन ना होना, हाँ ये बात सही है। गवर्नर का अत्यधिक हस्तक्षेप, हाँ गवर्नर वाली ये मतलब इनका हस्तक्षेप भी अधिक था, ये भी बात सही। तो आपका ऑप्शन डी सही है, बी एंड सी दोनों। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम के तहत किसे सुरक्षित अधिकार प्राप्त थे? सुरक्षित अधिकार की बात हो रही है यहाँ पे, तो किसे प्राप्त थे? तो गवर्नर जनरल को ही प्राप्त थे। ठीक है, सुरक्षित अधिकार किसे प्राप्त थे? गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम का दीर्घकालिक प्रभाव क्या रहा? जो दीर्घकालिक प्रभाव है वो क्या रहा है? ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, ऑप्शन सी को टिक कर देना है। संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। ठीक है, ये बिल्कुल ही गजब आंसर है इसका। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे कवर हो गए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे, इससे आगे जो सारे एक्ट हैं उनको हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम 1919 से, ठीक है 1919 से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लिखेंगे जो अगली क्लास में होगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है ये जो सीरीज चल रही है काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, और आज हम पढ़ेंगे 1935 का एक्ट से लेकर के 1947 का एक्ट। ठीक है, यानी ये हमारा एक्ट से संबंधित शायद लास्ट क्लास है जो हम हर चीज को कवर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा हम पॉइंट ऐड करा दें जो हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि 1919 का जो एक्ट है यहाँ से संबंधित हम आपको 2-3 पॉइंट अच्छे से नोट कराएंगे जो इम्पोर्टेंट है, जबकि यहाँ से हमने 20 एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, लेकिन हमें कुछ इम्पोर्टेंट और भी हैं जो आपको बताना चाहिए। तो पहला इसमें याद रख लेना कि इसी एक्ट के द्वारा, यानी यहाँ लिखेंगे प्रथम बार। ठीक है, प्रथम बार क्या हुआ? इसी एक्ट के द्वारा वोटिंग हुई थी। ठीक है, वोटिंग हुई थी, प्रथम बार क्या हुई? वोटिंग हुई। तो इस चीज को भी याद रखना है, प्रथम बार क्या हुआ था? वोटिंग हुई, या फिर कहेंगे प्रथम बार वोटिंग किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि जो प्रथम बार वोटिंग हुई ये कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1921 में हुई थी। ठीक है, इस वर्ष में हुई थी, यानी ये जो वोटिंग हुई थी वो इस एक्ट के द्वारा हुआ था, लेकिन हुआ कब था? तो आप कहेंगे 1921 में हुआ था। ठीक है, ये सिंपल चीजें याद रखना। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ और याद करना, यहीं से क्या हुआ था? जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, प्रांतों में क्या हुआ? पॉइंट 1 करके यहाँ लिखना है, प्रांतों में क्या हुआ? द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, वरना हम आपको ये बताते नहीं आज की क्लास में। ठीक है, तो द्वैध शासन लागू कर दिया गया था, लागू कर दिया। तो ये किस एक्ट के द्वारा किया गया है? आप सभी को पता हो गया है, किस एक्ट के द्वारा? 1919 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, ये चीज याद रखना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं हम। देखो दूसरा पॉइंट ये है कि जो यहाँ पे मतलब केंद्र में क्या हुआ था? द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। ठीक है, केंद्र में क्या किया गया? दो सदनीय, ठीक है, दो सदनीय व्यवस्था लागू किया गया। ठीक है, दो सदनीय व्यवस्था लागू किया गया, लागू किया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, इसी एक्ट के माध्यम से क्या हुआ था? केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ था। ठीक है, किस एक्ट के द्वारा? तो आप कहेंगे 1919 का जो एक्ट है इसके द्वारा। इसके द्वारा क्या हुआ? तो आप कहेंगे केंद्रीय विधानसभा का, केंद्रीय विधानसभा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम पॉइंट, केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ, केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ, विधानसभा का सभा का गठन हुआ। ठीक है, देखो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये क्लास में रात को 1:08 पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं बहुत मेहनत लगती है क्लास को रिकॉर्ड करने में, उसे कंप्लीट करने में और फिर उसे आप लोगों तक पहुंचाने में। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो क्या किया गया? इस एक्ट के द्वारा
1919 का जो एक्ट है भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, अब सवाल बनेगा इसमें कुल जो सदस्य थे कितने थे, तो हम क्या कहेंगे कुल सदस्य। ठीक है, शायद ये कलर चेंज कर दें हम, दिखता नहीं होगा आप सबको। ठीक है, कलर चेंज करके हम व्हाइट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कुल सदस्य यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, इसमें कुल सदस्य कितने थे, तो ये जरूर याद रखना कितने थे, 145, 3 नहीं। ठीक है, क्या होगा 145, ये चीज याद रखना। अब यहीं से हम समझेंगे ये जो 145 मैंने आपको बताया था, इनमें से 104 सदस्य, 104 सदस्य क्या थे, निर्वाचित होते थे। ठीक है, निर्वाचित, ये याद रखना कितने सदस्य, 104 सदस्य होते थे। ठीक है, उसके बाद जो 41 सदस्य होते थे कितने, तो हम कहेंगे 41 सदस्य। ठीक है, वो क्या होते थे, यहाँ पे लिखता हूँ 41 सदस्य। जब ये निर्वाचित होते थे तो ये क्या होते होंगे, मनोनीत। ठीक है, क्या होते हैं, मनोनीत। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, इनका कार्यकाल पूछा जाता है। ठीक है, इनका कार्यकाल। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर याद रख लेना, इनका कार्यकाल कितना था, 3 वर्ष का था। ठीक है, कितना था, तो आप कहेंगे 3 वर्ष का। ये चीज जरूर याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ जो 1919 का एक्ट था ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे जो 1935 और 1947 का एक्ट है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे। ये जो 1935 का अधिनियम है, ठीक है, इसके देखो पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद भी करने हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इसके माध्यम से संघीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ठीक है, क्या किया गया, तो आप कहेंगे संघीय ढांचे का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। फिर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कहाँ, इसी एक्ट के द्वारा 1935। केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान हुआ, किसके, 1935 के द्वारा। ठीक है, ये चीज अच्छे से याद रखना बहुत अच्छी तरीके से। अब चले हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जो अपना क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं और चीजों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, हर एक क्वेश्चन को, हर एक आंसर को। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका जो बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर भी देना है आपको साथ में। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या है, इसने भारत में संघीय ढांचे का प्रावधान किया। तो क्या ये बात सही है, किसने, 1935 के एक्ट ने, इसने भारत में संघीय ढांचे का प्रावधान किया, तो आप कहेंगे बिल्कुल किया। ठीक है, क्या इसने किया था, इसलिए आपका ऑप्शन पहला सही है। दूसरा, यह संघ पूर्ण रूप से लागू हो गया था, यह संघ पूर्ण रूप से लागू हो गया था, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। इसमें प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, हाँ अभी अभी आपको मैंने ये बताया है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन डी सही है, 1 2 3 सारे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हर क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से लेके आया है छाट करके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का अर्थ क्या था। ठीक है, इसका अर्थ पूछ रखा है हमसे कि अर्थ क्या था, तो ये तो शायद मुझे ये है कि आप सबको 100% में 95% लोगों को पता होगा इसका आंसर, 95% लोगों का। ठीक है, प्रांत पूरी तरह स्वतंत्र हो गए, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर जिम्मेदार सरकार दी गई, केंद्र का नियंत्रण बढ़ गया, केवल गवर्नर को अधिक शक्ति मिली। तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट में करना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में किस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रस्तावित थी, तो किस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रस्तावित थी, तो संघीय शासन था। ठीक है, कैसा शासन, तो आप कहेंगे संघीय शासन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करो अब। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्ट है काफी बड़ा एक्ट है। ठीक है, यहाँ से हम कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नोट करेंगे हम। ठीक है, अब पहला यहीं पे ये नोट करेंगे कि जो ये 1935 का एक्ट है, ठीक है, इस पर हस्ताक्षर किसने किए, इस एक्ट पर, इस पर हस्ताक्षर किसने किए, हस्ताक्षर। ठीक है, तो हस्ताक्षर किसने किए, तो आप कहेंगे ब्रिटिश सम्राट ने किए थे।
ठीक है, किसने? ब्रिटिश सम्राट ने। क्वेश्चन बनेगा ब्रिटिश सम्राट ने कब किया, तो ये तो आपको पता ही है 1935। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट बनता है 1935 से, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ 1935 और फिर इसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट यहाँ से फिर निकल रहा है कि इसमें कुल आर्टिकल कितने थे। ठीक है, ये जो 1935 है इसमें कुल अनुच्छेद कितने थे। ठीक है, कुल आर्टिकल कितने थे, तो आप सभी को याद रखना है कुल आर्टिकल 300 कितने, 321 थे। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है कि इसमें अनुसूचियां कितनी थी। ठीक है, यानी शेड्यूल, तो अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूचियां, तो आप सभी को पता है अनुसूचियां कितनी थी, कमेंट करके तुरंत बताएं कितनी अनुसूचियां थी। तो आप कहेंगे 14, सॉरी 14 नहीं, 14 तो क्या था, भाग था। ठीक है, 14 भाग था। ठीक है, अनुसूचियां 10 थी। ठीक है, ये याद हो गया होगा। यहाँ पे भाग भी लिख लो, भाग कितने थे, तो भाग इसमें 14 थे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट और लिखना कि ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, ये क्या है, भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत है। इस चीज को याद रखना अच्छे से। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और आगे भी चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, 1935 के अधिनियम के अनुसार, देखो एक चीज यहाँ पे और याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब ये शब्द एक बार पहले भी इसको हम 2 बार देख चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ही देना है, ये समझ लो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको ही देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए मदद कर सकता हूँ कि थोड़ा मदद ये कर दूंगा कि मैं ऑप्शन कुछ काट देता हूँ। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए काट दिया मैंने। ठीक है, सॉरी ऑप्शन ए नहीं काट सकता मैं। ठीक है, मैं ऑप्शन डी काट देता हूँ, एक ऑप्शन मैंने काट दिया। अब आप 3 ऑप्शन में एक राइट आंसर हमें बताएंगे। ठीक है, चले हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत संघीय विधायिका कैसी थी। ठीक है, तो संघीय विधायिका कैसी थी, तो आपने तो इसको पढ़ रखा है, 2 सदनीय थी, इसे हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। त्रिसदनीय बिल्कुल गलत है, एक सदनीय भी गलत है, जब दोनों गलत हैं तो कोई नहीं, ये भी गलत है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसे मैंने आपको बताया भी, अभी जब एक्सप्लेन किया है वहां भी बताया द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आपको देखना है और ध्यान से सुनना है। 1935 के अधिनियम के अनुसार संघीय विधायिका के 2 सदन कौन से थे, किसके अनुसार, इस एक्ट के अनुसार। ठीक है, तो कौन से थे, तो आप क्या कहेंगे, सिंपल से याद रख लेना, संसद और परिषद। ठीक है, क्या, संसद और परिषद, यानी आपका ऑप्शन डी क्या बिल्कुल सही है, तो देखो डी नहीं सही है, यहाँ पे सही ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, इस चीज को याद रखना, डी क्यों नहीं सही है इसे हटा दो। देखो संघीय सभा और राज्य परिषद, ठीक है, इस ये मतलब ये संघीय विधायिका के 2 सदन थे। ठीक है, कौन से 2 सदन थे, तो आप कहेंगे संघीय सभा और राज्य परिषद। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई, इंपॉर्टेंट, कैसा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट लगा दो, तो 1937 में हुई थी स्थापना। ठीक है, फेडरल कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे 1937 में हुई है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, अभी हमने देखा कब हुआ था। ठीक है, अब इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल आपराधिक मामलों का निपटारा करना, नहीं ये तो मुझे नहीं सही लग रहा है। केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों का समाधान, हाँ ये मुझे सही लग रहा है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। संसद की सहायता, नहीं ये भी गलत है। केवल नागरिक मामलों का निपटारा, केवल, ये भी बात गलत है, केवल नागरिक के मामलों का निपटारा थोड़ी है। केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों का समाधान, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सूचियां बनाई गईं। ठीक है, कौन सी सूचियां, इंपॉर्टेंट,
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना इसमें। तो कौन सी सूचियां थी? तो क्या केवल केंद्र सूची, केवल गलत, केवल प्रांतीय भी गलत, केवल समवर्ती भी गलत। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको नहीं पता है तो केवल वाले तो काट देना, ठीक है, क्योंकि केंद्रीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची बनाई गई थी। ठीक है। अब इसे आप ऐसे भी याद रखेंगे। ठीक है, केंद्रीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची बनाई गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के अनुसार रेसिड्यूरी पावर्स किसके पास थी? तो ये किसके पास थी, हमें इसका जवाब देना है। ऑप्शन ए प्रांतों के पास थी, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल के पास, ऑप्शन सी संघीय विधायिका के पास, ऑप्शन डी भारतीय मंत्रियों के पास। तो आप कहेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के तहत गवर्नर के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसके तहत, और संबंध किसके? गवर्नर जनरल के। ठीक है, गवर्नर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपको पता है ऑप्शन ए, वह केवल नाम मात्र का प्रमुख था। नहीं, गलत है बात। वह पूरी तरह उत्तरदायी था। गलत। उसके पास विशेष विवेकाधीन शक्तियां थी। हाँ, ये बात सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के तहत मताधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? तो इसका भी बी ही सही है, बहुमत, बहुत सीमित मताधिकार। ठीक है, इसका भी बी सही है। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के तहत भारतीय संघ क्यों लागू नहीं हो पाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये क्यों लागू नहीं हो पाया, हमें ये चीज बताना है। तो आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से, पॉलिटी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, हालांकि अभी ये आपको मैंने संविधान नहीं पढ़ाया। ठीक है, संविधान, इसी के बाद संविधान सभा आएगा। ठीक है, संविधान सभा, क्योंकि ये क्वेश्चन संविधान सभा से संबंधित है। ठीक है, 1935 से तो है ही, क्योंकि संविधान सभा इससे पहले ही थोड़ी जानकारी दे दी जाती है किताबों में। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे ही बना है। तो हमें बताना है क्यों लागू नहीं हो पाया। ठीक है, तो क्यों लागू नहीं हो पाया? देसी रियासतों की अनिच्छा के कारण, यानी देसी रियासत जो थे इन्हीं के कारण लागू नहीं हो पाया। ठीक है, देखो एक चीज यहाँ पे और कहना है सभी लोगों से कि देखो, अगर आपको इनकी थ्योरी क्लास चाहिए, ठीक है, थ्योरी, देखो ये एमसीक्यू विद थ्योरी है। ठीक है, एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू प्लस थ्योरी है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्लास को हम तैयार करते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू भी मिलेंगे आपको, और भी न्यू मॉडल पे। ठीक है, यानी न्यू होते हैं एमसीक्यू, ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट हो। हाँ, ये पीवाईक्यू होते हैं, जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद थ्योरी भी आपको मिलती है बहुत अच्छे से। तो अगर आप कहें तो मैं इसी सब्जेक्ट का एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करूं, जिसमें हम थ्योरी से उसको पूरा पढ़ाएं, ताकि आप एसएससी की कोई भी जॉब हो, एसएससी की कोई भी जॉब, हर जॉब के लिए परफेक्ट क्लास बन जाए, वो प्ले लिस्ट बन जाए वो। ठीक है, तो इसके लिए आप कमेंट करना। ठीक है, क्या करेंगे, आपको कमेंट करना है। देखो अभी 660 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ अगर 100 लोगों का भी आ गया कमेंट मेरे पास, ठीक है, तो मैं ये क्लास स्टार्ट कर दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत किस संस्था की स्थापना का प्रावधान किया गया था? लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस संस्था का बात कर रहा है? आपको पता है आरबीआई। ठीक है, यूपीएससी गलत है, ये भी गलत है, इलेक्शन कमीशन गलत है, ठीक, प्लानिंग कमीशन भी गलत है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1935 के अधिनियम का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारतीय संविधान पर जो प्रभाव पड़ा था, कोई प्रभाव नहीं, नहीं ये गलत है, प्रभाव तो पड़ा था। ठीक है, केवल न्यायपालिका प्रभावित हुई थी, नहीं ये भी बात गलत है, क्योंकि अधिकांश प्रावधान भारतीय संविधान का आधार बने थे। ठीक है, ये ऑप्शन भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब देखो ये हम तुमको समझाते अच्छे से कि 1935 से संबंधित चीजें थी ये, जो आपने एमसीक्यू और पीवाईक्यू के रूप में देखा, प्लस थ्योरी भी देखी। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे एक चीज और बताते हैं जो आपको समझना है। ठीक है, पहला क्या कि इसी में क्या हुआ था,
अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी? ये क्वेश्चन बनेगा तो याद रखना। इसी एक्ट के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की क्या हुई? स्थापना हुई। ठीक है, ये पॉइंट याद करना, स्थापना हुई। अगला पॉइंट, यहाँ पे ये याद करना है आपको कि इसकी जब अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी रियासतें जो थी जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहती थी? ठीक है, मतलब इसमें कौन सी जो रियासतें हैं जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहती हैं? ठीक है, तो कौन कौन सी हैं? तो आप यहाँ याद रखना 11, 11 क्या, 11 प्रांत। ठीक है, 11 प्रांत प्लस आगे कितने थे? 5 कमिश्नरी, 5 नहीं 6 कमिश्नरी। ठीक है, क्या कहेंगे आप? 6 कमिश्नरी से थे, 6 कमिश्नरी। ठीक है, आगे लगाएंगे हम प्लस, उसके बाद ऐसी रियासतें जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहती हैं। ये अखिल भारतीय संघ की स्थापना। ठीक है, स्वेच्छा से, हम स्वेच्छा लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे। स्वेच्छा से शामिल, स्वेच्छा से शामिल कैसी रियासतें, रियासतें लिख देता हूं। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब देखो पिछले हम पढ़ते आए हैं कि क्या हुआ था, उसमें केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है, मतलब कहाँ? प्रांतों में लागू किया गया था, सॉरी, पीछे जो हमने पढ़ा था वो क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन लागू था। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों से द्वैध शासन क्या किया गया? द्वैध शासन समाप्त किया गया, समाप्त किया। अब इसको समाप्त करके क्या किया गया? तो ये चीज केंद्र में लागू किया गया। ठीक है, यहां से समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू किया गया। कहां पे? केंद्र में लागू किया गया। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, केंद्र में लागू किया, लागू किया। ठीक है, अब यहाँ एक चीज याद रखना, ये पीवाईक्यू है। ठीक है, ये क्या है? पीवाईक्यू है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई शक नहीं करना है आपको। ठीक है, ये पीवाईक्यू है, इस चीज को याद रखना। अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट और लिख लेना यहाँ पे अच्छे से कि इसमें क्या हुआ था? संघीय न्यायालय की भी बनाया गया था इसी के माध्यम से। इसके माध्यम से क्या हुआ? संघीय न्यायालय भी बनाया गया। ठीक है, संघीय न्यायालय। देखो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको लास्ट में लिखा रहा हूँ। ठीक है, बनाया गया था। कब बनाया गया था ये जरूर याद रखना। अभी अभी इसका आपने आंसर भी दिया है, कितना दिया था? तो आपने 1937 दिया था। ठीक है, बस आगे जोड़ना है आपको 1 अक्टूबर। ठीक है, 1 अक्टूबर 1937 में। ठीक है, और कहाँ बनाया गया था? तो ये भी क्वेश्चन बनेगा तो आप कहते ना दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में बनाया गया था, ये चीज याद रखना। आप पूछा जाएगा कि इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य लिख देते हैं, आप समझ जाना। ठीक है, तो जो मुख्य न्यायाधीश थे ये सभी को पता है, मोरिस गेयर थे। ठीक है, मोरिस, मोरिस हो गया, गेवेर है। ठीक है, ये थे। अब इसमें ये चीज याद रखना है कि इसमें और भी सदस्य थे। ठीक है, तो जो और सदस्य थे वो कितने थे? 6 सदस्य थे। ठीक है, 6 सदस्य, सदस्य नहीं हम कह सकते हैं, 6 जज और थे। ठीक है, 6 अन्य जज, 6 अन्य जज। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब क्वेश्चन बनेगा ये जो 6 अन्य जज थे ये कौन थे? तो यहां से लिखेंगे 2 तो भारतीय जज थे। कैसे जज थे? 2 भारतीय जज थे, भारतीय जज थे। और जो बाकी 4 थे वो क्या थे? वो अंग्रेजी जज थे, यानी अंग्रेजी जज थे। हम अंग्रेजी लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा ये जो 2 भारतीय जज थे ये कौन थे? ठीक है, तो इनका नाम लिखना है बहुत अच्छे से। जैकेस थे, MR जैकेस, जैकेस। ठीक है, और दूसरे जो थे इनका भी नाम याद करना है। ठीक है, तो पहले कौन हो गए? MR जैकेस, और दूसरे जो थे वो शाह मोहम्मद सुलेमान थे। ठीक है, कौन थे? शाह मोहम्मद, शाह मोहम्मद सुलेमान। ठीक है, सुलेमान थे। ठीक है, ये चीज इतना समझ में आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन अगर आपसे, यहाँ पे और भी चीजें हैं जो लिखना चाहिए, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 1919 से संबंधित है, यहाँ पे समझा, सॉरी 1919 नहीं 1935, यहाँ पे समझा देता हूँ। कुछ और पॉइंट है जो, ठीक है, इसी से संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ बन गया, अगर आपसे पूछेगा इसका अंतिम, सॉरी कहाँ पे है? संघीय न्यायालय। हाँ, इसका अगर अंतिम मुख्य न्यायाधीश पूछे तो क्या बताएंगे आप? फटाफट कमेंट करके बताइए।
ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अंतिम, ठीक है। अंतिम मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है बताना, ठीक है। चलो अब आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं और अच्छे से समझेंगे। देखो एक चीज बता दूं, 1935 भी कंप्लीट हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सब करा दिए, ठीक है, सारा एमसीक्यू के फॉर्मेट में, ठीक है। और आपको बुक तो पढ़ते ही रहना है, ये आप सभी को पता है, ये जीएस है, ये क्या है, ये जीएस है, इसलिए आपको बुक कभी भी स्किप नहीं करनी है, बुक अपने नोट्स ये जरूर रिवाइज करते रहना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 1947 का अधिनियम, ठीक है, इससे भी संबंधित सारे क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला थोड़ा यहाँ जानते हैं कि ये स्वतंत्रता अधिनियम है, ठीक है। 1947 क्या है, स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट 1905 से 1947, ठीक है। अब इसके हम कुछ मुख्य जो प्रावधान है उनको समझते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन बने। कौन से, भारत और पाक, ठीक है। ब्रिटिश संसद का नियंत्रण समाप्त हो गया इसी एक्ट के द्वारा 1947, ठीक है, इतना आपको पता है। संविधान सभाओं को पूर्ण संप्रभुता मिली, ठीक है, पूर्ण संप्रभुता मिली। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और हर एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलें, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, उस पर विचार करें। इसने भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र डोमिनियन का दर्जा दिया। अभी अभी मैंने आपको बताया है, बिल्कुल राइट है ये, ठीक है। तो जिसमें एक है वो सही है, जिसमें नहीं है वो गलत है, इसमें नहीं तो ये गलत हो गया। दूसरा पढ़ते हैं। इसने ब्रिटिश संसद की संप्रभुता समाप्त कर दी, ठीक है। क्या किया इसने, इसने ब्रिटिश संसद की संप्रभुता समाप्त कर दी। तो ये भी अभी अभी आपको मैंने बताया, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने समझाया आपको, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दो जिसमें ना हो उसको काट दो, दो इसमें नहीं हो काट दो। देखो ऐसे ही ऑप्शन से खेलते हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। इसने भारत में पूर्ण गणतंत्र की स्थापना की। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है कि ये क्या राइट है। तो आप कहेंगे नहीं भाई, ये इसने भारत में पूर्ण गणतंत्र की स्थापना की, ये बात नहीं समझ में आई मुझे, ये बात क्या है मुझे नहीं समझ में आई। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही, एक और दो, ठीक है। हालांकि अगर आपको इस पॉइंट से संबंधित कोई डाउट है, ठीक है, तो आप जरा इसे करेक्ट करना। करेक्ट करने का मतलब आप इसे रिसर्च करना, क्योंकि आपके मन में आया होगा इसने भारत में पूर्ण गणतंत्र की स्थापना की, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित हुआ, ठीक है। तो ये कब पारित हुआ था, तो देखो ये इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग 15 अगस्त 1947 लगाएंगे, बहुत सारे लोग पक्का है लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की, ये कब पारित हुआ था। तो ये 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था, ठीक है। पक्का बता रहा हूँ, यहाँ 90% लोग आएंगे इस ऑप्शन के पास, यहाँ सिर्फ 10% आएंगे, पक्का। आप कमेंट करके देख लेना, 100 कमेंट में मैं सबकी कमेंट देखूंगा। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, इस अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान कब अस्तित्व में आए, ठीक है। तो कब अस्तित्व में आए हमें ये बताना है। तो ये बताने के लिए आपको अच्छे से पता है 15 अगस्त 1947 को आए थे, ठीक है। क्या चीज कहेंगे आप, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। ये चीज अच्छे से याद रखना। हालांकि आंसर आपको ये ऑप्शन डी भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। ये क्या है, गलत है, इस चीज को याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत डोमिनियन स्टेटस का अर्थ क्या था, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या था हमें ये बताना है। इसका अर्थ था ब्रिटिश सम्राट के अधीन स्वशाही राज्य, ठीक है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करता था, ठीक है। तो गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति करते थे वो ब्रिटिश सम्राट करते थे, ठीक है। कौन करते थे, ब्रिटिश सम्राट करते थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत किसे भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसे बनाया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन को, ठीक है।
बहुत सारे लोग ऑप्शन बी पे आएंगे जो कि गलत है, याद रखना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश परम परमाउंटसी है ये, ठीक है, पर माउंटसी का क्या हुआ? ब्रिटिश परमाउंटसी का क्या हुआ? ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद रखना, इसका क्या हुआ था? समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छे से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत देसी रियासतों के संबंध में कौन सा कथन सही है? किसके? देसी रियासतों के संबंध में। तो उन्हें स्वतंत्र रहने या किसी डोमिनियन में शामिल होने का विकल्प दिया गया, बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत संविधान सभा की भूमिका क्या थी? ठीक है, इसके तहत संविधान सभा की भूमिका क्या थी, हमें ये बताना है। तो इसमें बताना जैसा कुछ नहीं है, कानून बनाना और संविधान बनाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत कौन सा प्रावधान किया गया था? ठीक है, देखो प्रावधान बहुत से किए गए, ठीक है, लेकिन इसमें पूछ रहा है 1947 के तहत। तो 1947 के तहत जो किया गया था वो प्रीवी काउंसिल का अधिकार समाप्त किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन। इस अधिनियम के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का क्या हुआ? इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? तो आप कहेंगे पद समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत कौन सा कानून निरस्त हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? ऑप्शन डी कोई नहीं। ये चीज याद रखना, क्या कहेंगे आप? ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बहुत अच्छे से समझना है और याद रखना है। ठीक है, चलो। इस अधिनियम के तहत भारत की विधायिका को कौन सी शक्ति मिली? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की विधायिका को कौन शक्ति मिली? तो पूर्ण विधायी संप्रभुता मिली है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश संसद का भारत पर क्या अधिकार रहा? ठीक है, 1947 के तहत की बात हो रही है, तो क्या अधिकार था? तो आप बहुत अच्छे से कहेंगे कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, 14 का सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान को मिला? इसके तहत 1947 के तहत की बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा मिला था? ऑप्शन ए बंगाल और पंजाब का विभाजन। ठीक है, बंगाल और पंजाब का विभाजन। अगला क्वेश्चन। इस अधिनियम के तहत भारत की स्थिति क्या थी? कौन से अधिनियम? 1947 का जो अधिनियम है, इसके तहत भारत की स्थिति क्या थी? ठीक है, तो वो कैसी थी? डोमिनियन थी। ये अभी अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन। इस अधिनियम के तहत किसे संविधान बनाने का अधिकार मिला? किस अधिनियम के तहत? 1947 के तहत। ठीक है, तो किसे मिला था? तो आप कहेंगे भारतीय संविधान सभा को। ठीक है, किसे मिला? तो आप कहेंगे भारतीय संविधान सभा को। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत न्यायिक अपील की अंतिम संस्था कौन सी रही है? न्यायिक अपील की। ठीक है, तो जो न्यायिक अपील की आखिरी संस्था है वो कौन सी है? कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस अधिनियम के तहत भारत के संविधान लागू होने तक कौन सा अधिनियम लागू रहा है? ठीक है, तो कौन सा अधिनियम है जो लागू रहा है? तो वो 1935 का अधिनियम है, ये लागू रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देखो कितने क्वेश्चन हाँ आपके कंप्लीट हो गए।